आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, समृद्धि ऑनलाइन क्लासेज में मैं अर्जुन कुमार मौर्य आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के टॉपिक में भौतिक विज्ञान का परीक्षा उपयोगी 40 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। इसका एक पार्ट 40 क्वेश्चन का आपके लिए और लेकर आऊँगा। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि आपका हर एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए एक हौसला बनकर आता है, जिससे हमको नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? परमाणु बल एटॉमिक फोर्स किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाभिकीय विखंडन पर। जो एटॉमिक फोर्स होता है, परमाणु बल होता है, वह नाभिकीय विखंडन पर होता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, अनुप्रस्थ तरंगे किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ठोस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न की जा सकती है। इसके साथ साथ द्रव की सतह पर भी अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न की जा सकती है। अर्थात अनुप्रस्थ तरंगों को उत्पन्न करने के लिए माध्यम का दृढ़ होना आवश्यक है। नेक्स्ट, अनुदैर्ध्य तरंगे किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है? तो पिछला क्वेश्चन अनुप्रस्थ पर था और यहाँ पर अनुदैर्ध्य तरंगे। तो अनुदैर्ध्य तरंगे ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में उत्पन्न की जा सकती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट, सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत है। दोस्तों, सूर्य से और तारों से जो ऊर्जा मिलती है और जो प्रकाश मिलता है, उसका जो स्रोत है वह होता है नाभिकीय संलयन। वहाँ पर परमाणुओं के नाभिक संलयित होकर अपार ऊर्जा देती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, सूर्य बना होता है, सूर्य मुख्यतः किन किन परमाणुओं से बना होता है? तो वहाँ पर हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन और हीलियम। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, आ और ब। नेक्स्ट, ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है जूल। कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा ऊष्मा का मात्रक कैलोरी भी होता है। ठीक है। नेक्स्ट, ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? ताप का एसआई मात्रक कहिए या मूल मात्रक कहिए, वह होता है केल्विन। केल्विन पैमाने के आधार पर ताप का एसआई मात्रक केल्विन रखा गया। ऑप्शन ए सही जवाब है इसका। नेक्स्ट, नाभिकीय रिएक्टर सबसे पहले किसने बनाया? नाभिकीय रिएक्टर को नाभिकीय भट्टी भी कहा जाता है। तो इसको सबसे पहले फर्मी नामक वैज्ञानिक ने बनाया। ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट, वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सी है? तो निम्न में से कौन सा यंत्र वायुमंडल की आर्द्रता को मापता है? यानी कि वायुमंडल में उपस्थित नमी को कौन मापता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर के द्वारा वायुमंडल की आर्द्रता नापा जाता है। नेक्स्ट, किस समूह की सभी राशियां सदिश है? तो दोस्तों, सदिश राशियां देखने के लिए सबसे पहले उनके बारे में जानना चाहिए। तो सदिश राशियां क्या होती हैं और अदिश राशियां क्या होती हैं? सदिश राशियां वे होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए, दर्शाने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है, उन्हें सदिश राशियां कहते हैं। और वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए केवल परिमाण की जरूरत पड़ती है और दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। तो जहां परिमाण और दिशा दोनों होगी, वहां पर होगी सदिश राशियां। तो इसमें देखते हैं संवेग, त्वरण, बल, विद्युत धारा, भार, विस्थापन, विद्युत तीव्रता, बल आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र, सभी भौतिक राशियां जो हैं सदिश राशियां हैं। इसलिए उपरोक्त सभी, इसका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, किस समूह की सभी राशियां अदिश है? अदिश में केवल परिमाण की जरूरत पड़ेगी। तो इसका क्या क्या जवाब है? समय, चाल, द्रव्यमान।
ये तीनों अदिश राशियाँ हैं। ताप, दाब, ऊर्जा ये भी अदिश राशियाँ हैं। आयतन, घनत्व, कार्य ये भी अदिश राशियाँ हैं। तो इसका भी जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न, आवृत्ति का मात्रक होता है। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने दिया, इसलिए इसका जो ऑप्शन ए हो जाएगा वह हर्ट्ज सही हो जाएगा। लेकिन आवृत्ति का मात्रक आप लोग कभी कभी देखेंगे प्रति सेकेंड भी मिलेगा, या चक्कर प्रति सेकेंड, साइकिल प्रति सेकेंड, इस प्रकार से भी मिलता है किताबों में। नेक्स्ट, ध्वनि तरंग का सबसे अधिक वेग होता है। तो ध्वनि तरंग का जो वेग होता है सबसे अधिक ठोस में होता है। ध्वनि तरंग का जो वेग होता है सबसे अधिक ठोस में होता है। नेक्स्ट, पराश्रव तरंगे वे तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति परिसर। तो दोस्तों, पराश्रव तरंगे वे तरंगे होते हैं जिसको मनुष्य सुन नहीं सकते। इसकी आवृत्ति परिसर 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। तो 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति से अधिक तरंगों को मनुष्य सुन नहीं सकता। इन तरंगों को कुत्ता, चमगादड़ आदि जैसे जानवर, पक्षी सुन सकते हैं। नेक्स्ट, किस ताप पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापमापियों के मान समान होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा -40 डिग्री सेंटीग्रेड या -40 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप पर सेंटीग्रेड पैमाना और फ़ारेनहाइट पैमाने के मान समान हो जाते हैं। तो इसका एक संबंध है जिसको आप भी आसानी से निकाल सकते हैं। C/5 = F - 32/9। तो इस सूत्र की सहायता से आप आसानी से इसमें संबंध निकाल सकते हैं। सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में बदल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, मानव शरीर का ताप कितना होता है? तो मानव शरीर का जो ताप होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ये सही जवाब है। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये भी ऑप्शन सही है। और 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये गलत जवाब है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आ और बा दोनों। नेक्स्ट, किस ताप पर पानी का आयतन न्यूनतम और घनत्व अधिकतम होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर पानी का आयतन न्यूनतम और घनत्व अधिकतम हो जाता है। और यह एक अपवाद भी है, क्योंकि सभी धातुओं का जो ताप होता है बढ़ने पर उसका आयतन बढ़ता है और घनत्व कम होता है, लेकिन पानी उसका क्या है, अपवाद है। इसका ताप 0 से 4 तक बढ़ेगा तो आयतन क्या होता है, कम होता है और घनत्व बढ़ता है। 4 के बाद गर्म करने पर फिर आयतन क्या होता है, बढ़ने लगता है। नेक्स्ट, शुष्क वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? शुष्क वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। इसको किस वैज्ञानिक ने बताया था? इसको लाप्लास ने बताया था। न्यूटन ने पहले बताया था शुष्क वायु में ध्वनि की चाल 280 मीटर प्रति सेकेंड होती है, लेकिन बाद में प्रायोगिक मान से जब नहीं मैच खाया तो लाप्लास ने इस न्यूटन के सूत्र में संशोधित करके वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड बताया। नेक्स्ट, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। प्रकाश वर्ष देखने से लगता है कि दूरी का मात्रक है, ठीक है। वर्ष को देखकर लगता है कि समय का मात्रक, लेकिन समय नहीं, यह दूरी का मात्रक है। और एक प्रकाश वर्ष में होता है 9.46 × 10 की घात 15 इतना मीटर होता है एक प्रकाश वर्ष में। अर्थात एक प्रकाश वर्ष क्या होता है, इसका डेफिनेशन, एक प्रकाश वर्ष में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। नेक्स्ट, जड़त्व का गुण प्रत्येक वस्तु में होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ए, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। चाहे वायु हो, गैस हो, द्रव हो, ठोस हो, सभी वस्तुओं में जिसमें भार होता है, द्रव्यमान होता है, सभी वस्तुओं में जड़त्व का गुण पाया जाता है, जो अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। नेक्स्ट, कार्य का एसआई मात्रक है। तो कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट,
कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो हमको ये मालूम करना है। यहाँ पर देखिए दिया है एक तरफ उपकरण, दूसरी तरफ ऊर्जा का रूपांतरण। तो देखते हैं माइक्रोफोन। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। ये सही है, क्योंकि जो आवाज़ हम लोग बोलते हैं माइक में, माइक्रोफोन मतलब माइक में बोलते हैं, वह ध्वनि ऊर्जा या विद्युत चुंबकीय तरंगों में परिवर्तित होता है। सही है। लाउड स्पीकर क्या करता है? उसी विद्युत ऊर्जा को फिर ध्वनि ऊर्जा में करके हमको आवाज़ को सुनाता है। फिर डायनामो अर्थात जनरेटर क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये तीनों सही है। फिर सितार, चौथा है सितार। सितार क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि बदलता है, यानी कि ये उल्टा दिया है, यही गलत है। नेक्स्ट, एक अश्वशक्ति बराबर होता है। तो एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? एक अश्वशक्ति में 746 वाट होते हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो बल का व्यंजक क्या होता है, पहले उसको देख लेते हैं। बल का व्यंजक F बराबर ma, यानी कि बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। ये बल, ये द्रव्यमान और ये त्वरण होता है। तो न्यूटन का ये दूसरा नियम है, तो ऑप्शन बी ये सही हो जाएगा। न्यूटन ने गति विषयक 3 नियम दिए, जिसे प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम कहते हैं। तो प्रथम नियम को हम लोग जड़त्व के नियम से भी नाम से जानते हैं, तृतीय नियम को क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम से जानते हैं, और दूसरा नियम ये है F बराबर ma। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दाब क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, घटता है। वायुमंडल जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, वायुमंडल में गैसों का दबाव कम होता जाता है, इसलिए दाब कम होता जाता है, घटता जाता है। नेक्स्ट, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों? क्योंकि जब हम लोग प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा करके नीचे से उसको गर्म करते हैं तो अंदर भाप बनता है, तो यानी कि प्रेशर बढ़ता जाता है और क्वथनांक बढ़ता जाता है उसके अंदर का। तो प्रेशर कुकर के अंदर का दाब बढ़ने से पानी क्वथनांक बढ़ जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, पृथ्वी के तल का पलायन वेग है, कितना होता है तल का पलायन वेग पृथ्वी के? तो पृथ्वी के तल का पलायन वेग, पहले उसको देख लीजिए क्या होता है। पलायन वेग वह होता है वह वेग होता है जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी के तल से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकने पर वह पृथ्वी पर वापस कभी नहीं लौटता, अर्थात वह पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर चला जाता है, पलायन कर जाता है, उसे पलायन वेग कहते हैं। पृथ्वी के लिए इसका मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या है? तो पानी की बूंदों का गोल होने का कारण पृष्ठ तनाव है, क्योंकि कोई भी द्रव जब किसी बड़े द्रव के भाग से अलग होता है तो वह अपने आयतन को, अपने पृष्ठों को सिकोड़ कर आयतन को छोटा करने का प्रयास करते हैं। तो आयतन सबसे छोटा, चाहे बेलन हो, चाहे घनाभ हो, चाहे शंकु हो, चाहे गोला हो, सबसे छोटा, सबसे कम आयतन किसका होता है? गोले का। इसलिए कोई भी द्रव हो वह गोला होने की कोशिश करता है, किसी कारण? पृष्ठ तनाव कारण। नेक्स्ट, झूला झूलती हुई किसी लड़की की बगल में दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल क्या हो जाता है? तो इसके आवर्तकाल का लिए सूत्र हम लोग देखेंगे झूले के लिए, T बराबर 2π√L/G। तो यहाँ पर देख रहा हूँ कि इसमें द्रव्यमान m, लड़की का द्रव्यमान m कहीं नहीं है, इसलिए झूले पर एक लड़की बैठे चाहे 10 लड़की बैठे, झूले के आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। इसका ऑप्शन सी सही है। कंडीशन ये होना चाहिए कि वह झूला कहाँ होना चाहिए? निर्वात में होना चाहिए। इसके साथ और कुछ देख लिया जाए तो जो आवर्तकाल होता है वह झूले की लंबाई के अनुक्रमानुपाती, अर्थात लंबाई बढ़ेगा तो आवर्तकाल भी बढ़ेगा, और गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ने पर उसका आवर्तकाल क्या होगा? अभी पिछला क्वेश्चन देखा गया था कि आवर्तकाल T जो होता है वह लंबाई के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है, तो लंबाई बढ़ेगा तो आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा। ऑप्शन है इसका सही जवाब है। नेक्स्ट,
ध्वनि तरंग क्या है? ध्वनि तरंग होता है अनुदैर्ध्य तरंग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुदैर्ध्य तरंग। नेक्स्ट, स्त्रियों की ध्वनि पतली होती है क्योंकि स्त्रियों की ध्वनि की जो आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी जो होती है वह बहुत अधिक होती है। फ्रीक्वेंसी अधिक होने के कारण उसका पिच को हम लोग हिंदी में तारत्व कहते हैं, तारत्व अधिक होता है। तो इसका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार आप कभी उदाहरण देखेंगे कि मच्छर और शेर की दहाड़ में किसकी ध्वनि मतलब किसका तारत्व अधिक होता है? तो मच्छर की ध्वनि का तारत्व यानी कि आवृत्ति अधिक होती है, जबकि शेर की दहाड़ की आवृत्ति यानी कि तारत्व कम होता है। नेक्स्ट, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए। जैसे कोई परावर्तक तल यहाँ पर है और श्रोता यहाँ से बोल रहा है, तो ध्वनि यहाँ से जाएगा और टकरा कर फिर श्रोता को सुनाई देगा। तो स्पष्ट ध्वनि सुनने के लिए इनके बीच की दूरी 17 मीटर होनी चाहिए, तो ध्वनि बहुत स्पष्ट सुनाई पड़ती है। नेक्स्ट, किसी विद्युत चुंबकीय तरंग की वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है। तो निम्न में से बताइए किसकी सर्वाधिक होती है? तो ऑप्शन इसका सी सही जवाब है, गामा किरणें। नेक्स्ट, किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है? तो विशिष्ट ऊष्मा जल की यानी कि पानी की, वाटर की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि जब कोई मरीज होता है, पेशेंट होता है, उसके पेट में या कहीं और दर्द होता है, चोट के कारण लगता है, तो डॉक्टर उसको गर्म पानी से सेकाई करने की सलाह देते हैं। इसका यही कारण है कि जल की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वह सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट, न्यूनतम संभव ताप है। तो न्यूनतम संभव ताप का क्या डेफिनेशन है? तो न्यूनतम संभव ताप का अर्थ यह है कि वह न्यूनतम ताप जिस पर पृथ्वी के सभी अणुओं, परमाणुओं की गति रुक जाए उसको न्यूनतम संभव ताप कहते हैं। इस ताप पर जीवन संभव ही नहीं है, अर्थात पृथ्वी पर जीवन खत्म हो जाएगा। तो वह न्यूनतम संभव ताप है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको 0 केल्विन भी कहा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, ठोस में ऊष्मा का संचरण मुख्यतः किस विधि से होता है? तो ठोस जैसे कोई लोहे का छड़ या कोई हो तो इसमें ऊष्मा कैसे जाएगा? जब हम लोग एक सिरे को गर्म करते हैं तो ऊष्मा यहाँ पर गर्म होते होते धीरे धीरे ये छड़ का दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। तो यानी कि ऊष्मा यहाँ से चलकर यहाँ गया। चलना मतलब चालन विधि से क्या होता है? छड़ गर्म हो जाता है। तो ठोस में ऊष्मा का संचरण चालन विधि से होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न, उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है क्योंकि जल की भाप की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? तो भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। तो जैसे हम लोग किसी बर्तन में जल को गर्म करते हैं, ठीक है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल उबलने लगता है, लेकिन अगर उसके बाद भी हम लोग इसको गर्म करते रहें तो क्या होता है? इसकी जल की ऊर्जा बढ़ जाती है और अणुओं की ऊर्जा बढ़ने से वह भाप बनकर उड़ने लगती है। तो लेकिन भाप की जो ताप होता है वह 100 डिग्री, जल भी 100 डिग्री पर होता है। दोनों के ताप बराबर होते हैं, लेकिन इसकी ऊर्जा अधिक होने के कारण इसमें जलन अधिक महसूस होता है। ठीक है, तो ऑप्शन 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस प्रकार होता है या किसके द्वारा होता है, किस विधि द्वारा होता है? जैसे यहाँ सूर्य है और यहाँ पर पृथ्वी है, तो आप बताइए सूर्य से ऊर्जा यहाँ से ऊष्मा किस प्रकार आएगा? तो यहाँ पर आता है विकिरण विधि, रेडिएशन विधि से आता है। यहाँ से किरण बनकर आता है डायरेक्ट। ठीक है, इसका ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट, और ये आखिरी क्वेश्चन, प्रकाश होता है, प्रकाश ऑप्शन क्या दिया है? अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग। तो देखते हैं, प्रकाश तो ऐसे चलता है इस तरह से अनुप्रस्थ तरंग की तरह, और प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, अर्थात ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, आ और स दोनों सही जवाब है। तो इस प्रकार दोस्तों ये भौतिक विज्ञान संबंधित 40 महत्वपूर्ण प्रश्न थे
इसका एक पार्ट 40 प्रश्नों का और लेकर आऊँगा। सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों वीडियो कैसे लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तब तक धन्यवाद, नमस्कार।